हाँ जी, तो इससे पहले वाला जितना भी पढ़ा है पढ़ लिया क्या, या फिर हम यूं ही मेहनत कर रहे हैं? अरे घर पे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हम्म। तो इससे पहले हमने बताओ क्या क्या पढ़ लिया। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं खेलों में प्राथमिक उपचार पढ़ रहे थे। खेलों में प्राथमिक उपचार की सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। क्या थी डेफिनेशन? सिंपल सिंपल सी दो तीन बातें थी कि किसी प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित संसाधनों के साथ तात्कालिक रूप से जो उपचार किया जाता है उसको हमने क्या कहा था? प्राथमिक उपचार कहा था। फिर हमने इसका लक्ष्य पढ़ा था, जिसके अंदर कहा था कि भी जीवन की रक्षा करना और जागरूकता उत्पन्न करना इसका लक्ष्य है। फिर हमने इसका उद्देश्य पढ़ा था। उद्देश्य यानी कि तात्कालिक रूप से उसकी देखभाल करना, चोट जो है, संक्रमण जो है वो आगे नहीं बढ़े उसका ध्यान रखना, खिलाड़ी को एक बार के लिए दर्द और जो खून बह रहा है उसको नियंत्रित करना, एक बार के लिए स्वास्थ्य लाभ खिलाड़ी को हो ये सब देखना, और खिलाड़ी को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जा सके इसकी व्यवस्था करना। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्किन इंजरी जो है वो कितने प्रकार की होती है। इंजरी में हमने 3 प्रकार पढ़े थे। सबसे पहला स्किन इंजरी, फिर उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, और फिर तीसरा हार्ड टिश्यू इंजरी। इन इंजरियों के अंदर सबसे पहला हमने देखा स्किन इंजरी के बारे में। स्किन इंजरी आगे 4 प्रकार की होती है: एब्रेजन, लेसरशन, इंसिजन और पंक्चर वाउंड। जब हड्डी की त्वचा के नजदीक की चोट होती है उसको हम एब्रेजन कह देते हैं। थोड़ी सी गंभीर चोट होती है या फिर थोड़ी नुकीली वस्तु से अनियमित प्रकार की, इरेगुलर प्रकार की कोई चोट लगती है तो उसको हम लेसरशन कह देते हैं। और जब पूरा का पूरा इस प्रकार से चीरा लग जाता है जिससे कि धमनियों एवं शिराओं को नुकसान पहुंचता है तो उसको हम कंट्यूशन कह देते हैं, उसको हम इंसिजन कह देते हैं। और यदि पूरी की पूरी कील जो है वो आपके पैर में चली जाती है, यानी कि ठोस नुकीली वस्तु जो है उससे कोई चोट लगती है, तो उसको हम पंक्चर वाउंड कह देते हैं। ठीक है। तो ये 4 प्रकार पढ़े थे। फिर हम देख रहे थे कि इसके बचाव के उपाय क्या है, चोट लगे ही नहीं इससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए हमने कुछ 6-7 पॉइंट देखे थे। सबसे पहले तो खिलाड़ी को उचित व्यायाम जो है वो करना चाहिए, खिलाड़ी को आराम करना चाहिए, लिक्विड का यूज करना चाहिए। ठीक है। खेल नियमानुसार खेलना चाहिए, खिलाड़ी को अलर्ट रहना चाहिए ताकि उसको वो गिरे नहीं, उसको चोट नहीं लगे। खेल के जितने भी उपकरण है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और उसको वो पहनने चाहिए। और खेल जो है, खेल का मैदान जो है वो साफ और समतल होना चाहिए। ठीक है, ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि जो स्किन इंजरी होती है उसके प्राथमिक उपचार जो वो कैसे किया जाना चाहिए। आपने खुद नहीं बताया था, इसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल सा था। करना क्या है कि सबसे पहले जहां पर चोट लगती है उसको थोड़ा सा अंग को साफ करो। कैसे करेंगे? तो नमक के घोल से कर सकते हैं या फिर साफ पानी के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था आइस, बर्फ का जो प्रयोग जो वो किया जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे जो है वो रिलीफ मिलेगा दर्द के अंदर, स्वेलिंग के अंदर, तो इसमें जो है वो आराम मिलेगा। फिर हमने कहा कि दवाई लगाकर पट्टी बांध देंगे। दवाई के अंदर डेटॉल का यूज कर सकते हैं, कार्बोलिक एसिड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके अंदर हमने कहा था कि भाई टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए ताकि संक्रमण से बचाव जो वो किया जा सके। और फिर यदि आवश्यकता लगती है तो डॉक्टर के पास में लेके जाया जाना चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है। तो इस वाले ग्राफ के अंदर हमने बात की तो इतनी यहाँ तक हमने कर लिया था। स्किन इंजरी हमने कर ली थी। आगे हम बढ़ते हैं तो आता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में। कौन सा? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है वो 3 प्रकार की होती है। सॉफ्ट टिश्यू यानी कि मुलायम ऊतकों की चोट, जिसके अंदर ना तो आपकी हड्डी टूट रही है, ना ही केवल और केवल स्किन पर चोट लग रही है, बल्कि उसके अंदरूनी जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो भी जिसके अंदर प्रभावित होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है कंट्यूशन। कंट्यूशन जिसको कि हिंदी में हम कह देते हैं नील पड़ना। इसका एक और नाम लिख लेना जो कि इससे थोड़ा सिमिलर है, अभी हम बात कर लेंगे। एक और नाम लिख लेना, इसका नाम है ब्रूज। दूसरा है स्प्रेन। स्प्रेन यानी कि मोच। और तीसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी कि खिंचाव। ठीक है। तो इन 3 चोटों को ऐसे कहा जा सकता है कि ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, मुलायम ऊतकों की चोट है। ठीक है। अब एक एक को यदि हम देखें तो कंट्यूशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो कंट्यूशन के लिए हमने एक और शब्द यूज किया है, ब्रूज। मेडिकल लैंग्वेज के अंदर देखोगे तो कंट्यूशन और ब्रिज के अंदर माइनर डिफरेंस होता है।
लेकिन अपने लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए कंट्यूशन और ब्रिज लगभग एक जैसा होता है, इसलिए हम उसको एक साथ ही पढ़ रहे हैं। कंट्यूशन या ब्रिज होता है नील पड़ना, है ना। तो आपको पता ही नील, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल जो है वो कंधे पर आकर लगी, एकदम से बॉल जब इतनी तेजी के साथ लगी तो खून जो है, रक्त का थक्का वहां पर बन जाता है, खून वहां पर जम जाता है। खून जम जाने से क्या होता है कि जो स्किन का कलर है ना वो चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा स्किन का कलर जो वो थोड़ा ये ब्लू कलर का हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नील पड़ना कहते हैं, यानी कि स्किन जो है वो नीली नीली हो जाती है। ठीक है, कई बार और यदि गंभीर है तो इससे क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू है वो प्रभावित होते हैं। और यदि चोट थोड़ी सी और ज्यादा गंभीर है तो इसकी वजह से स्किन का कलर ब्लू की बजाय भी 2-3 कलर का मिक्सचर हो जाता है, और जो 2-3 कलर का मिक्सचर है ना उसको हम ब्रूज कहते हैं। ठीक है, तो कंट्यूशन और ब्रूज दोनों में होता यही है कि चोट लगने की वजह से जो उत्तक होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो प्रभावित होते हैं, उसकी वजह से खून जो है वो जम जाता है, उसकी वजह से स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो उस प्रकार की इंजरी को क्या कह देते हैं, कंट्यूशन कह देते हैं। इस प्रकार की इंजरी में सबसे ज्यादा सहायक है आइस, बर्फ। बर्फ का प्रयोग करना इसके अंदर सबसे ज्यादा सहायक रहता है। ठीक है, देखेंगे इसको दोबारा ना। सेकंड हो सकती है स्प्रेन। स्प्रेन यानी कि मोच। वैसे आपने फेसबुक के अंदाज में सुना होगा कि छोटी सोच और पैर में मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। तो स्प्रेन मोच ये उसी प्रकार की मोच है। मोच यानी कि जब आप बहुत तेजी के साथ ऐसे दौड़ रहे हो, अचानक गति के अंदर परिवर्तन हो गया या फिर अचानक कोई गड्ढा आ गया, ठीक है, तो पैर आपका मुड़ जाता है। ठीक है, पैर आपका मुड़ जाता है, उसके अंदर कोई हड्डी नहीं टूटती है, ना कोई हड्डी डिसलोकेट होती है, लेकिन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो हड्डी जो मुड़ जाती है, सॉरी पैर जो आपका मुड़ जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, पैर के अंदर क्या आ जाती है, मोच आ जाती है। स्प्रेन यानी कि मोच आ जाता है, हाँ मोच आ जाती है। इसके अंदर आपने कई बार देखा होगा कि जो बॉलर होते हैं वो बॉल फेंकने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन कई बार जैसे वो क्रीज के पास आने लगते हैं तो उनकी स्पीड वगैरह के अंदर ऐसा कुछ चेंज हो जाता है कि उसके पैर के अंदर अचानक वो पैर मुड़ जाता है और पैर के अंदर मोच आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करते हैं, खिलाड़ी को आराम करवाते हैं, एक स्प्रे का यूज करते हैं ताकि दर्द जो है वो कम हो। तो बात समझ में आ गई, स्प्रेन या मोच क्या होती है। बहुत तेज गति से दौड़ रहे हो, अचानक गति के अंदर परिवर्तन किया या फिर कोई गड्ढा आ गया तो पैर जो अचानक से मुड़ जाता है, पैर के अंदर मोच पड़ जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं, स्प्रेन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी कि खिंचाव। ये तब आता है, हाँ इसके अंदर एक चीज देखने वाली है कि जो कंट्यूशन है ना, ये चोट है मसल्स की, मांसपेशियों की चोट है। ये काहे की चोट है, मसल्स की, मांसपेशियों की चोट है। मसल्स यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉल लगी है तो ये मांसपेशियों प्रकार की चोट है, कोई ये अस्थि बंधों पर, लिगामेंट्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ गई, कि बॉल लगी है कंधे पर, एक बार आप एग्जाम्पल के रूप में चीजों को आसानी से समझ सकते हो। बॉल लगी है कंधे पर, तो कंधे पर यानी कि मांसपेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम इससे होती है, ना तो कोई हड्डियों पर प्रॉब्लम होती है, ना कोई लिगामेंट्स जो है उस प्रकार की ये प्रॉब्लम है। जो कंट्यूशन है, नील पड़ना है, किस प्रकार की चोट है, तो मसल की चोट है। उसी प्रकार से स्प्रेन जो है ये लिगामेंट की चोट है, अस्थि बंधों की। किसकी चोट है ये, लिगामेंट की, अस्थि बंधों की, यानी कि जहां पर हड्डियों का जोड़ है ना वहां पर प्रॉब्लम होती है, लिगामेंट की चोट है। तो ये तो है मसल्स प्रकार की इंजरी और ये है लिगामेंट प्रकार की इंजरी। और ये कब होती है, जब अचानक गति में परिवर्तन होता है। और तीसरा इसके अंदर आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी कि खिंचाव। जब आपकी मांसपेशियों पर, ये भी किस प्रकार की चोट है, तो ये भी मसल्स प्रकार की चोट है। किस प्रकार की चोट है, मसल की चोट है, मांसपेशियों की चोट है। स्ट्रेन क्या होता है, जब आपकी मांसपेशियों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, लगातार जो है वो मांसपेशियों पर दबाव पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल जो बॉलर होते हैं वो लगातार भागते रहते हैं, लगातार जो है वो बॉलिंग करते हैं, तो उनकी यहाँ की यानी कि पैर की जो मांसपेशियां होती है उन पर काफी अधिक दबाव जो वो पड़ता है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि यदि आप लगातार बाइक चलाते हो या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यदि बाइक चलाते हो तो यहाँ की मांसपेशियां जब वो खिंच जाती है, ठीक है, तो अकड़ जाती हैं एक प्रकार से। ठीक है, और कई बार आपने वो जो दृश्य देखेंगे, खिलाड़ी दूसरा जो खिलाड़ी है उसके पैर को ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो मांसपेशियों की चोट होती है, वो क्या होती है, स्ट्रेन होती है, खिंचाव होता है। ये कब होता है, जब आपके मसल्स पर, जब आपकी मांसपेशियों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, या फिर आपने कोई भारी भरकम सामान जब वो उठा लिया, भारी कोई सामान उठा लिया, उससे उसकी वजह से भी जो ये स्ट्रेन जो वो हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात करें, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला कंट्यूशन,
इसको और क्या कहते हैं, ब्रूज। कंट्यूशन मतलब नील पड़ना। किस प्रकार की इंजरी है, मसल प्रकार की इंजरी है, यानी कि मांसपेशियों की चोट है। क्या होता है इसके अंदर, रक्त का थक्का जम जाता है, खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर जब वो चेंज हो जाता है, सामान्यतः नीला रंग हो जाता है, फिर भी कई अलग अलग प्रकार के रंग भी हो सकते हैं, जिसको ब्रूज कह देते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर होता है। इसमें आइस का प्रयोग जो है सबसे बढ़िया रहता है। फिर दूसरा स्प्रेन यानी कि मोच, ये लिगामेंट प्रकार की चोट है, अस्थिबंधों की चोट है। ये गति में अचानक परिवर्तन करने से होता है, ये मांसपेशियों पर अस्थिबंधों पर अधिक दबाव पड़ता है उससे होता है। स्ट्रेन यानी कि खिंचाव, खिंचाव जो है ये मांसपेशियों प्रकार की चोट है। इसमें मांसपेशियों पर अत्यधिक यदि दबाव पड़ता है या फिर कोई भारी वस्तु उठाई जाती है तब ये चोट जब वो लगती है। तो ये हो गए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के प्रकार। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। स्किन इंजरी में कितने प्रकार पढ़े थे हमने, 4 प्रकार पढ़े थे, और जबकि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर 3 प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके प्रकार। आगे बढ़े। तो वैसे उसके अंदर क्या देखा था, जब हम स्किन इंजरी पढ़ रहे थे उसके बाद हमने क्या पढ़ रहा था, बचाव के उपाय। तो इसमें बचाव के उपाय पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इस समय में हम भी बताया था बचाव के उपाय दोनों के सेम होंगे, इसलिए अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उसके बचाव के उपाय हैं यही इसके भी बचाव के उपाय हैं, इसलिए इसको हम अलग से जो वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक उपचार। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के प्राथमिक उपचार, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के प्राथमिक उपचार। देखो वैसे तो प्राथमिक उपचार इसमें दोनों में ना अलग अलग हो सकते हैं। पहली बात तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि स्किन इंजरी के प्राथमिक उपचार अलग होगा और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का प्राथमिक उपचार जो वो अलग होगा, क्योंकि इसके अंदर जो त्वचा छिल गई है, खून आ रहा है, इसलिए उसमें प्राथमिक उपचार अलग तरीके से किया जाएगा। इसमें पैर मुड़ गया है, लिगामेंट की चोट है, इसके अंदर प्राथमिक उपचार अलग तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अब मैं तो यूं कह रहा हूं कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर भी 3 प्रकार है, कंट्यूशन, स्ट्रेन और स्प्रेन। इन तीनों का भी प्राथमिक उपचार थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे कि हमने कहा कि भी कंट्यूशन है उसके अंदर आइस का प्रयोग जो वो सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो अंतर है, लेकिन यदि ओवरऑल हम यदि एक साथ पढ़े तो इसके लिए प्राइस टेक्निक का यूज किया जाता है। कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, प्राइस टेक्निक का यूज जो वो किया जाता है। P4 इसका मतलब होता है कि प्रोटेक्शन यानी कि सहारा जो है वो प्रदान किया जाए। भाई जैसे ही खिलाड़ी को चोट लगी तो सबसे पहले तो उसको सहारा देकर उसको बिठाया जाए कि एक बार आराम से बैठ जाओ। जैसे ही खिलाड़ी को यहाँ पर बार बार कंधे पर चोट लग रही है तो फिजियो आता है भारत की टीम का और वो उसको कहता है कि एक बार बैठ जाओ। तो सबसे पहले सहारा प्रदान जो उसको किया जाता है और फिर जो है रेस्ट दिया जाता है, आराम जो उसको दिया जाता है। तुरंत खेलने की बजाय पहले थोड़ा सा आराम कर लो आप। ठीक है, उसके बाद में आइस का यूज जो वो किया जाता है, बर्फ का यूज जो वो किया जाता है। और आइस का यूज हम इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं कि भाई आइस का यूज क्यों किया जाता है, ताकि स्वेलिंग में कमी आए, पेन के अंदर जो वो कमी आए, इसलिए जो आइस का यूज जो वो किया जाता है। अब यहाँ पर आइस का आपने यूज कर लिया, उसके बाद खुद से बताओ क्या करोगे। आइस का यूज करने के बाद क्या करोगे, हल्के दबाव के साथ में कंधा जो वो थोड़ा सा दबाओगे। क्यों दबाओगे, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वापस शुरू हो। देखो जिस अंग पर भी आपको ब्लड सर्कुलेशन शुरू करना है उस अंग को पहले दबाया जाए, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो और इसकी तरफ जब ब्लड आना शुरू हो। ठीक है, तो दबाने से वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, ब्लड जो यहाँ पर आना शुरू होता है। तो इस प्रकार से कंप्रेशन जो है उसका यूज किया जाता है, हल्के दबाव के साथ में दबाया जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो वापस शुरू हो। जहां पर रक्त का थक्का जम गया, क्यों जमता है रक्त का थक्का, इसलिए जमता है ताकि वहां पर रक्त जो है वो नहीं पहुंच रहा है, तो रक्त वापस शुरू किया जाए, इसके लिए कंप्रेशन का यूज किया जाता है। कंप्रेशन यानी कि दबाव, कंप्रेशन यानी कि दबाव। और ई फॉर एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कि हृदय के स्तर से हाथ को या फिर जिस छोटे अंग जो है उसको ऊपर उठाया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगी है तो फिर थोड़ा सा हाथ को ऊपर उठाओ और एलिवेशन के माध्यम से थोड़ा सा एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट जो है आपके द्वारा की जाए। तो इस टेक्निक को बोल देते हैं प्राइस टेक्निक। सॉफ्ट टिश्यू की जो इंजरी होती है उसके अंदर इस टेक्निक का जो यूज किया जाता है। कौन सी टेक्निक है, प्राइस टेक्निक। P फॉर प्रोटेक्शन यानी कि सहारा, R फॉर रेस्ट यानी कि आराम, I फॉर आइस यानी कि बर्फ का यूज करते हैं, C फॉर कंप्रेशन यानी कि दबाव का यूज करते हैं, और E फॉर एलिवेशन यानी कि हृदय के स्तर से ऊपर उठाने का कार्य जो है वो इसके अंदर किया जाता है।
तो ये हो गया हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर हमने इसके प्रकार पढ़ लिए, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, कंट्यूशन, स्प्रेन और स्ट्रेन। और हमने इसका पढ़ लिया कि प्राथमिक उपचार जो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, कई बार प्राइस के साथ साथ में माइस और राइस टेक्निक का भी यूज किया जाता है, माइस एंड राइस। इसमें आई सी तो सबका सेम है, यानी कि आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन, आर फॉर रेस्ट है। एम फॉर यहाँ पे अर्थ है मोबिलाइजेशन। क्या है? मोबिलाइजेशन, यानी कि गति करना। एम फॉर मोबिलाइजेशन यानी कि गति करना। देखो कई बार क्या होता है, चोट लगती है ना तो तुरंत बैठना नहीं होता है, तुरंत बैठ जाते हैं तो वो चोट और गंभीर होती है। इसके बजाय जैसे ही चोट लगे तो थोड़ी सी मूवमेंट करो, थोड़ा सा मोबिलाइज करो, गति करो, उसके बाद जो है बाकी का ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए, आइस लगाई जानी चाहिए, कंप्रेशन दिया जाना चाहिए, एलिवेशन करना चाहिए। ठीक है, तो तुरंत जो है वो बैठना नहीं चाहिए, थोड़ी सी मूवमेंट होनी चाहिए, मोबिलाइजेशन जो वो शरीर का होना चाहिए, उसके बाद ही ये जो है अभ्यास, ये बाकी प्राथमिक उपचार किए जाते हैं। तो ये हो गया आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में। अभी हम कौन सा पढ़ेंगे? हार्ड टिश्यू इंजरी। एक बार पीडीएफ के अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट, नए पॉइंट लिखे हुए या फिर कुछ गलती है तो आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। देर आर 3 टाइप्स। कंट्यूशन यानी कि नील पड़ना, इट इज एन इंजरी ऑफ मसल्स, दिस इंजरी इज कॉज्ड बाय द डायरेक्ट कोलिजन ऑफ ए प्लेयर और एनी अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है ना, खिलाड़ी जो है दूसरे उपकरणों से यदि वगैरह टकरा जाता है तो उस समय में ये होती है। स्प्रेन यानी कि मोच, सच इंजरीज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव प्रेशर ऑन द लिगामेंट्स और द सडन चेंज इन द स्पीड। किस प्रकार की इंजरी है ये? तो लिगामेंट प्रकार की इंजरी है, ये चीज याद रखना। वो है मसल प्रकार की इंजरी और ये कौन सी है? तो लिगामेंट प्रकार की इंजरी। ठीक है, तो उसकी वजह से होती है। सामान्यतः जो ये कलाई और घुटने, आपके टखने जो है उनमें ज्यादा लगती है। ठीक है, तो टखने और कलाई के अंदर जो है ये प्रकार की जो चोट है वो ज्यादा लगती है। एंकल एंड रिस्ट के अंदर ये जो चोट है वो ज्यादा लगती है। भाई अपनी हड्डी कहाँ से, अपनी जो ये मुड़ती कहाँ से मुड़ती है? अभी हमने 2 एग्जाम्पल बताए, एक तो कभी पैर आपका मुड़ गया, तो पैर आपका मुड़ गया यानी कि टखने के अंदर हो गया, और दूसरा क्या, कलाई। जब आप कोई बहुत ही भारी चीज उठा लेते हो, पहली बार जिम के अंदर जाते हो तो एकदम से जो है ज्यादा डंबल उठा लिए तो उसकी वजह से आपके यहाँ पर मोच जो है वो पैर हाथ के अंदर भी आ सकती है, यानी कि रिस्ट के अंदर, रिस्ट के अंदर भी जो मोच आ सकती है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन यानी कि खिंचाव, इट इज एन इंजरी ऑफ मसल्स। ये किस प्रकार की इंजरी है? तो ये मसल्स की इंजरी है। द मेन कॉज ऑफ इंजरी इज एक्सेसिव प्रेशर ऑन द मसल्स एंड द लिफ्टिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये किससे आती है? स्ट्रेन यानी कि खिंचाव, हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने से, और इस वजह से जो है खिंचाव आता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकार। प्राथमिक उपचार बता दिया है, प्रोटेक्शन, रेस्ट टू यूज सपोर्ट फॉर द इंजर्ड पार्ट, इट विल एंश्योर सेफ्टी ऑफ इंजर्ड पार्ट। ओके, देन रेस्ट, गिव द रेस्ट टू द बॉडी टू द हेल्थ रिकवरी। देन उसके बाद सी फॉर कंप्रेशन, कंप्रेस द इंजर्ड पार्ट स्लाइटली टू द कंट्रोल द swelling and pain. E for elevation, elevate the injured part to the level of hurt to control the swelling and pain. ठीक है, तो सारी चीजें बता चुके हैं, तो उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, एक बार देख लेते थे। कोई गलती नहीं है लिखने के अंदर, तो आई थिंक कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है? हार्ड टिश्यू इंजरी, कठोर ऊतकों की चोट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे हम? कठोर ऊतकों की चोट, हार्ड टिश्यू इंजरी। ठीक है, अब ये देखो हार्ड टिश्यू इंजरी जो है ना, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है हड्डी का टूटना, है ना। तो हार्ड टिश्यू इंजरी में सामान्यतः किस पे बात चल रही है? हड्डी पे बात चल रही है। अभी तक हमने बात की कि स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर हमने बात की कि जो सॉफ्ट टिश्यू है ना, तो उसके अंदर यदि प्रॉब्लम आती है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हार्ड टिश्यू, यानी कि हड्डियों पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, उस प्रकार की चोट क्या कहलाती है? हार्ड टिश्यू इंजरी जो वो कहलाती है। ये आगे 2 प्रकार की होती है। कई बार तो क्या होती है, हड्डी जो वो टूट जाती है, और कई बार क्या होती है, अपने स्थान से, जो उसका मूल स्थान है, अपना जो ओरिजिन प्लेस है, उससे वो डिसलोकेट हो जाती है। ठीक है ना भाई, हड्डियां क्या होती है कि 2 हड्डियां किसी जोड़ के माध्यम से आपस में बंधी होती है। ठीक है, वो जोड़ यदि आपस के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, वो थोड़ा सा यदि खुल जाए, तो उसको क्या कह देते हैं? विस्थापन कह देते हैं, कि अपने स्थान से जो वो थोड़ा सा इधर उधर हो गई, डिसलोकेट जो वो हो गई। ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं? विस्थापन। तो एक तो हड्डी का टूटना और एक हड्डी का विस्थापन।
ये जो विस्थापन है इसको जॉइंट इंजरी भी कहते हैं। क्या कहते थे तो इसको? जॉइंट इंजरी। क्यों कह देते हैं? अभी हमने बात की तो भाई दो हड्डियां क्या है कि आपस में किसी एक जॉइंट के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर हड्डी टूटती नहीं है, लेकिन वो जो जॉइंट है ना वो खुल जाता है, तो हड्डी जो इस प्रकार से जुड़ी हुई थी वो इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? हड्डी का विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ये सामान्यतः जैसे जबड़े की हड्डी हो गई, कोहनी की हड्डी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार की हड्डियों में ऐसा विस्थापन होता है। अब हम मेन बात पे आते हैं जो कि है हड्डी का टूटना। हड्डी का टूटना कई अलग अलग इसके प्रकार है। पिछली बार 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसी में से पूछा गया था, हड्डी के टूटने में से। इस हड्डी के टूटने के कई सारे प्रकार है, उसको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है साधारण अस्थिभंग, सिंपल बोन फ्रैक्चर, ठीक है। साधारण अस्थिभंग, इसमें क्या होता है? साधारण अस्थिभंग के अंदर हड्डी टूटती है लेकिन त्वचा पर घाव जो है वो दिखाई नहीं देता है। भाई इसके अंदर हड्डी टूटती है माइनस त्वचा पर घाव, यानी कि त्वचा पर घाव जो है वो दिखाई नहीं देता है। भाई हड्डी तो टूटती है लेकिन त्वचा पर बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन उसको खिलाड़ी को दर्द हो रहा होगा। तो ये है साधारण अस्थिभंग, जिसके अंदर हड्डी टूटती है लेकिन त्वचा पर घाव जो है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। दूसरा है विवर्त अस्थिभंग। दूसरा क्या है? विवर्त अस्थिभंग, ठीक है। विवर्त अस्थिभंग के अंदर क्या होता है कि देखो हड्डी टूटना सब में कॉमन है, इसमें त्वचा पर घाव भी दिखाई देता है। सबसे पहला साधारण अस्थिभंग जिसमें हड्डी टूटती है लेकिन त्वचा पर घाव दिखाई नहीं देता है। दूसरा है विवर्त अस्थिभंग जिसमें हड्डी टूटती है और त्वचा पर घाव भी दिखाई देता है। तीसरा है जटिल अस्थिभंग। तीसरा कौन सा है? जटिल अस्थिभंग। इसमें क्या होता है कि जो एक हड्डी टूट जाती है वो जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो आंतरिक अंग है, उनको नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक हड्डी टूट गई, अंदर जो है वो दूसरे जो अंग है उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जटिल अस्थिभंग बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? हड्डी टूटती है और वो जो टूटी हुई हड्डी है वो आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाती है। वो क्या करती है? आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाती है, उसको क्या कह देते हैं? जटिल अस्थिभंग, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें चौथा हमें प्रकार हो जाएगा बहुखंड अस्थिभंग, मल्टीपल बोन फ्रैक्चर। बहुखंड अस्थिभंग, ये क्या होता है? बहुखंड अस्थिभंग नाम से स्पष्ट है, बहुखंड यानी कि हड्डी जो है वो कई अलग अलग टुकड़ों के अंदर टूट जाती है। 2 या 2 से अधिक टुकड़ों के अंदर यदि हड्डी टूट जाती है तो उसको क्या कह देते हैं? बहुखंड अस्थिभंग कह देते हैं। यदि हड्डी 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो उसको क्या कह देते हैं? बहुखंड अस्थिभंग कह देते हैं। पांचवा इसमें प्रकार है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आपने किसी ने भी पेपर यदि देखा हो, क्योंकि आपको सबसे पहली क्लास में ही कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले ये जरूरी होता है कि आप उसका सिलेबस पता हो और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपने पिछले साल का पेपर देखा है तो 2 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पर टिप्पणी करो, 2 नंबर में 20 शब्दों के अंदर आंसर लिखना था। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? हड्डी टूटने के अंदर हमने 4 प्रकार पढ़े हैं। साधारण हड्डी टूटना माइनस त्वचा पर घाव, यानी कि त्वचा पर घाव दिखाई नहीं देता है। विवर्त अस्थिभंग के अंदर हड्डी टूटती है और त्वचा पर घाव भी दिखाई देता है। जटिल अस्थिभंग के अंदर आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचता है। बहुखंड अस्थिभंग के अंदर हड्डियां जो है वो एक से अधिक भागों के अंदर टूट जाती है। और जो पांचवा पार्ट आता है इसके अंदर वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? देखो नाम से थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा है? स्टिक, स्टिक यानी कि लकड़ी, है ना। ग्रीन यानी कि हरी, ठीक है। जिस प्रकार से हरी लकड़ी होती है, एक तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी है, ठीक है, और एक गिल्ली लकड़ी है। गिल्ली लकड़ी मतलब हरी लकड़ी जो होती है। आप यदि दोनों को तोड़ने लगते हो तो कौन सी आसानी से टूटती है? भाई एक तो सूखी लकड़ी है, एक जो है वो हरी लकड़ी है, ठीक है। तोड़ने लगोगे, हरी लकड़ी मतलब गिल्ली लकड़ी है, तोड़ने लगोगे कौन सी आसानी से टूटेगी? तो सूखी लकड़ी जो वो आसानी से टूट जाती है। हरी लकड़ी जो है वो यानी कि जो कि गिल्ली लकड़ी है उसको आप यदि तोड़ने लगते हो तो एक बार के लिए वो टूटती नहीं है बल्कि थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो उसी प्रकार से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। ये कैसे होता है? इसमें हड्डियां टूटती नहीं है बल्कि क्या होती है? मुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हड्डी है, ठीक है,
ठीक है। ये जो है वो टूटने की बजाय, जैसे टूटना तो क्या होता है बीच में से टूट जाती है, लेकिन ये क्या होती है थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो ये किस प्रकार की हो जाती है, इस प्रकार की हो जाती है। तो हड्डी टूटने की बजाय इसके अंदर जो है मुड़ जाती है। ये सामान्यतः बच्चों में होता है। जो बच्चे होते हैं उनकी जो हड्डियां होती है वो मुलायम होती है, उनकी हड्डियां जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ना। उनकी हड्डियां जो फ्लेक्सिबल होती है वो ज्यादा लचक जो है उनके अंदर ज्यादा होती है, इसलिए उनकी हड्डियां कई बार टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है। उसको क्या कह देते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कह देते हैं। ये सामान्यतः बच्चों में होता है। क्यों होता है बच्चों में, क्योंकि उनकी हड्डियां सॉफ्ट होती है, क्योंकि उनकी हड्डियां मुलायम होती है, इसलिए ये बच्चों के अंदर ऐसा होता है। बात समझ में आ गई। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर सामान्यतः बच्चों में होता है, हड्डियां टूटने की बजाय मुड़ जाती है। क्यों होता है बच्चों में, क्योंकि उनकी हड्डियां मुलायम होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है। और लास्ट पार्ट इसके अंदर आ जाता है आघात अस्थिभंग। आघात अस्थिभंग। आघात अस्थिभंग के अंदर क्या होता है कि जब टूटी हुई हड्डी जो है उसके जो जैसे दो पार्ट हो गए, फॉर एग्जांपल यही हड्डी थी, ठीक है, ये हड्डी थी, बीच में से टूट गई। अब ये जो बीच में से टूटे हुए पार्ट है ना, ये एक दूसरे के अंदर यदि फंस जाते हैं तो उसको हम कह देते हैं आघात अस्थिभंग। यानी कि ये वाला पार्ट जब वो इधर की तरफ चला गया, ये वाला पार्ट इधर की तरफ चला गया और दोनों आपस के अंदर फंस गए, उसको हम क्या बोल देते हैं, आघात अस्थिभंग, इंपैक्ट बोन फ्रैक्चर। जब हड्डियों पर जो चोट है, जो इंजरी है, बहुत तेजी के साथ लगती है, चोट है जो बहुत तेजी के साथ यदि लगती है तो अच्छा, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ तो बहुत तेजी के साथ हुआ, तो हड्डी जैसे ही टूटी तो एक दूसरे के अंदर चली गई। कम तेजी होती तो टूट गई, हुआ ठीक है टूट गई, लेकिन बहुत तेजी के साथ चोट लग रही तो टूटने के बाद एक दूसरे के अंदर जो है वो फंस गई। तो इसको क्या बोलते हैं, इंपैक्ट बोन फ्रैक्चर, आघात अस्थिभंग। ये क्या होता है, इसके अंदर हड्डियां टूटकर एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं। तो ये हमने पढ़े कि हड्डी के टूटने के कौन कौन से अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहला साधारण अस्थिभंग, जिसके अंदर हड्डी टूटती है लेकिन त्वचा पर घाव दिखाई नहीं देता है। दूसरा है विवर्त अस्थिभंग, जिसमें हड्डी टूटती भी है और त्वचा पर घाव भी दिखाई देता है। तीसरा है जटिल अस्थिभंग, इसमें जो टूटी हुई हड्डी जो है वो आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाती है। चौथा है बहुखंड अस्थिभंग, जिसमें हड्डियां एक से अधिक भागों के अंदर टूट जाती है। पांचवा है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसके अंदर हड्डियां टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है, और ये सामान्यतः किन में होता है, बच्चों के अंदर ऐसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनकी हड्डियां मुलायम होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। और लास्ट इसके अंदर पार्ट है आघात अस्थिभंग, इंपैक्ट बोन फ्रैक्चर। ये किन में होता है, ये जो है जब बहुत तेज गति के साथ एक्सीडेंट होता है तब हड्डियां एक दूसरे के अंदर फंस जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आघात अस्थिभंग इसके अंदर बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने बात की हड्डियों के विस्थापन की। विस्थापन यानी कि हड्डियां जो उनका जॉइंट होता है उससे हिल जाती है, इसलिए इनको जॉइंट इंजरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंट इंजरी कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि जब हड्डियां अपने मूल स्थान से हट जाती हैं, जो अपन उनका ओरिजिन प्लेस होता है उससे हट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, हड्डी का विस्थापन कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हड्डियों के जो चोट है, हार्ड टिश्यू की इंजरी है, उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, जो कि हार्ड टिश्यू की इंजरी के प्रकार। अब उसकी क्या पढ़ेंगे हम, इसके प्राथमिक उपचार, कैसे प्राथमिक उपचार जो वो किया जाए। तो जैसे हमने स्किन वाला देखा था और जैसे हमने मुलायम ऊतकों वाला देखा था, उन दोनों का मिश्रण है ये। इसका जो प्राथमिक उपचार है इन दोनों का मिश्रण है। एक बार प्रकार को देख लेते हैं, कुछ चीजें यदि नहीं लिखी हुई है तो उन सब चीजों को ध्यान से ठीक है। बोन फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, और हड्डियों का ये दो प्रकार की होती है, एक तो हड्डियों का टूटना और दूसरा इसमें लिखा नहीं हुआ, शायद लिख लेना, हड्डियों का विस्थापन। विस्थापन वैसे तो आगे लिखा हुआ आएगा, लेकिन शुरू में लिखना चाहो तो लिख लेना, हड्डियों, यह जो इंजरी दो प्रकार की होती है, एक तो हड्डियों का टूटना और दूसरा हड्डियों का विस्थापन। ठीक है। सबसे पहले सिंपल बोन फ्रैक्चर, इन सच केस देयर इज नो एक्सटर्नल इंजरी, देयर इज नो एक्सटर्नल वाउंड लिख लेना यहाँ पर, वाउंड दैट गॉट इंजरी ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर। ओके। कॉम्प्लेक्स, जटिल, सॉरी विवर्त, विवर्त को क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स, और जटिल को क्या कह देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। और लास्ट बहुखंड अस्थिभंग, इन सच इंजरीज बोन इज फ्रैक्चर्ड इन 2 और मोर पार्ट्स। इसमें क्या होता है, इन सच इंजरी द फ्रैक्चर्ड बोन डैमेजेस द इंटरनल ऑर्गन्स, कि जो टूटी हुई हड्डी है वो आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाती है।
ये सामान्यतः हाई जंप, जो ऊंची कूद का खेल होता है उसमें सामान्यतः ये लगती है। एकदम बहुत ऊंची से यदि कूदते हैं तो जब जैसे हड्डी टूटती है तो फिर वो एक दूसरे अंगों को जो नुकसान पहुंचाती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो जटिल अस्थिभंग है ना, उसी का एक प्रकार है इम्पैक्ट बोन फ्रैक्चर, है ना। इम्पैक्ट बोन फ्रैक्चर, आघात अस्थिभंग, जब हड्डियां एक दूसरे में फंस जाती है, यानी कि आंतरिक अंगों को जो नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। तो फिर मल्टीपल बोन फ्रैक्चर तो ये हो गया। ये जो है सामान्य मल्टीपल बोन फ्रैक्चर जो वो कार रेसिंग और बाइक रेसिंग जो होती है उसके अंदर होता है। आपको पता है कार बहुत तेजी के साथ यदि चलाते हैं और फिर वो कार रेसिंग जब कर रहे होते हैं एकदम से मोड़ पर मोड़ते हैं और कई बार उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, और जब इतनी तेजी के साथ उनका बैलेंस बिगड़ता है तो फिर उनको कई प्रकार की चोट लगती है, कई हड्डियां जो उनकी टूट जाती है और कई हड्डियां कई सारे पार्ट्स में भी टूट जाती है। उसको क्या कह देते हैं, बहुखंड अस्थिभंग कह देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ना दो चीजें लिखी नहीं हुई है, कौन कौन सी, एक तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और दूसरा आघात अस्थिभंग, इम्पैक्ट बोन फ्रैक्चर, ठीक है। ये दो चीजें इसके अंदर लिखी नहीं हुई है, कौन कौन सी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और इम्पैक्ट बोन फ्रैक्चर। ये अपनी लैंग्वेज के अंदर आप लिख लेना, बात समझ में आ गई। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर 3 बातें लिखनी है, एक कि ये इसमें हड्डियां टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है, ठीक है। हड्डियां जो है वो ब्रोकन की बजाय बेंट हो जाती है, हड्डियां टूटती नहीं मुड़ जाती है। दूसरा सामान्यतः ये बच्चों में होता है, ठीक है, इट अकर्स इन चिल्ड्रन। क्यों होता है, क्योंकि उनकी हड्डियां जो है वो मुलायम होती है और लचीली होती है, बिकॉज देयर बोन्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, ठीक है। फिर हो जाएगा दूसरा आघात अस्थिभंग, इम्पैक्ट बोन फ्रैक्चर, यानी कि इसमें हड्डियां टूटकर एक दूसरे में फंस जाती है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, अपने नोट्स के अंदर अपडेट कर लेना, ये दो चीजें जो वो इस पीडीएफ के अंदर लिखी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया प्रकार। अब हम पढ़ लेते हैं उपचार, प्राथमिक उपचार, ठीक है। सिंपल होगी वो बातें, कुछ खास है नहीं वैसे। यदि घाव खुला है तो साफ पानी और नमक के घोल की मदद से साफ करें, जैसा कि हमने उसके अंदर पढ़ा था कि नमक के घोल से साफ करना होता है, घोल सबसे पहले घाव को, तो वो साफ कर लेंगे। बर्फ का उपयोग करें ताकि स्वेलिंग में, ब्लड फ्लो के अंदर या फिर पेन के अंदर जो रिलीफ मिले, तो आइस का यूज कर लेते हैं। देन चोटिल अंग पर दवा लगाकर पट्टी बांधे, तो दवा लगाकर पट्टी जो है वो बांध देते हैं। अब इसमें जो एक एक्स्ट्रा स्टेप का यूज किया जाता है वो ये है कि जो पट्टी है उसको इस प्रकार से बांधे, उसको कसकर बांध दें ताकि हड्डी जो है वो हिले डुले नहीं, क्योंकि हड्डी अभी अभी टूटी है और उसको पट्टी बांधकर उसको जोड़ देंगे तो वो स्थिर रहे, उसको स्थिर रहना आवश्यक है, ठीक है, वो हिले डुले नहीं। तो ये इसमें करना होता है कि भाई जो पट्टी बांध रहे हैं उसको कसकर बांधना चाहिए ताकि जो बोन है वो स्टेबल रहे, वो जो है इतना ज्यादा मूवमेंट जब वो नहीं करे, ठीक है। और लास्ट के अंदर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, शांत रहें और तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, ठीक है। चोटिल अंग को कसकर बांधें, इससे टूटी हुई हड्डी हिलेगी नहीं, स्थिर रहेगी, ठीक है। टाइटली रैप द इंजर्ड पार्ट टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन स्टेबल। तो ये हमारा हार्ड टिश्यू की इंजरी के बारे में हुआ। इसके लिए एक और टेक्निक भी यूज करते होते हैं, साल्ट पास करके टेक्निक है। स्टॉप द गेम, जैसे ही चोट लगी सबसे पहले गेम को रोक दो, देन आस्क द प्लेयर, देन लुक द इंजरी, टच द इंजरी, एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट एंड स्टैंड अप एंड स्टार्ट द गेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्ड टिश्यू इंजरी के बारे में। इसी टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, वापस यदि हम जो सबसे पहले देखा था डेफिनेशन कर ली, लक्ष्य पढ़ लिया, उद्देश्य पढ़ लिया, इंजरी के प्रकार पढ़ लिए, कितने कितने थे, स्किन था पढ़ लिया, स्किन में कितने थे, 4 प्रकार थे। फिर हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पढ़ लिया, 3 प्रकार थे, कंट्यूशन, स्प्रेन और स्ट्रेन। फिर हार्ड टिश्यू इंजरी पढ़ लिया, 2 प्रकार थे, हड्डी का टूटना और विस्थापन। टूटना के अंदर 6 प्रकार है, साधारण, विवर्त, जटिल, बहुखंड अस्थिभंग, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और आघात अस्थिभंग, ठीक है। हड्डी का विस्थापन यानी कि अपने मूल स्थान से हट जाना। अब उसके अलावा क्या पढ़ लिया, बचाव क्या है, क्या होंगे वो पढ़ लिया। और उसके अलावा क्या पढ़ लिया, प्राथमिक उपचार जो वो पढ़ लिया। किस किस का प्राथमिक उपचार पढ़ लिया, स्किन वाले का पढ़ लिया, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का पढ़ लिया और हार्ड टिश्यू इंजरी का भी हमने प्राथमिक उपचार पढ़ लिया। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जल में डूबना। जल में डूबना, यदि कोई खिलाड़ी खेलते समय संभावना है कि यदि किसी प्रकार से जल में डूब जाता है तो फिर उसको कैसे बचाया जाए,
इसके लिए क्या प्राथमिक उपचार जो वो हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो क्या आप लोगों के साथ बातें हो नहीं पाती, तो पढ़ाने में ऐसा लगता है खुद से ही बातें करने। क्लास में जो ज़्यादा सही रहता है, स्टूडेंट का चेहरा जो है वो दिखता रहता है, पता लगता रहता है कि भाई चीज़ समझ में आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ जो है वो शायद समझ में नहीं आई तो दोबारा बतानी पड़ेगी। आपको क्या है कि खुद से ही बोलते रहो 4-4 बार 5-5 बार, पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला टॉपिक है हमारा जल में डूबना। देखो खुद से बताओ कि कोई एक बार खिलाड़ी छोड़ो, आप वैसे ही मान लो भाई आपके सामने कोई आपको दिखा कि कोई व्यक्ति है जो कि डूब रहा है, अब आप उसको बचाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो ये देखो कि भाई आपको तैरना आता है कि नहीं आता है। कहीं पता लगे कि आपको तैरना ही नहीं आता और आप जो दानवीर बनकर उसको बचाने चले गए और आप बचा नहीं पाओगे उसको, ठीक है, खुद ही जो है अपने प्राण जो देने पड़ जाएंगे, काम आ जाओगे देश के बिना काम के, ठीक है। तो इसके अलावा एक ये भी ध्यान रखना चाहिए, फॉर एग्जांपल कि भाई आप बचाने तो निकल गए लेकिन आपका भार है कुल मिलाकर 40 किलो और जो जिसको बचाने जा रहे हो उसका भार है 80 किलो, है ना, तो आप उसको नहीं बचाओगे, वो आपको पकड़ लेगा और आप भी लपेट में आ जाओगे। तो यानी कि बचाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप उसको बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे, स्वयं की रक्षा करना जो वो जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होगी। फिर देखो सामान्यतः जब भी किसी डूबते हुए व्यक्ति को निकाला जाता है ना, तो एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि हम उसके ज्यादा नजदीक नहीं जाएं। ज्यादा नजदीक जाने से कई बार क्या होता है कि वो आपको पकड़ लेता है, वो आपको पकड़ लेता है, तो प्रेशर की जो कंडीशन है वो इस प्रकार की बनती है कि आप उसको बाहर निकालने की बजाय खुद जो है वो अंदर चले जाते हो। तो इसलिए सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति को बाहर निकालना है तो उसको पकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके कपड़े खींचकर या फिर बाल खींचकर या फिर पैर यदि हाथ में आ रहा तो पैर खींचकर जो है वो बाहर निकालना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि व्यक्ति को बाहर जो वो सामान्यतः निकालना है तो कपड़े खींचकर और बाल खींचकर निकालना चाहिए, ज्यादा नजदीक जो वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब आप उसको किसी तरीके से कपड़े खींचकर या बाल खींचकर जो वो बिल्कुल किनारे तक ले आए, किनारे के धीरे धीरे आपने उसको बाहर निकाला तो काफी सारी मिट्टी वगैरह भी लग सकती है, तो मिट्टी वगैरह यदि लग गई उसके बाद उसको हो सकता है कि सांस लेने के अंदर दिक्कत आए, इसलिए सबसे पहले मिट्टी वगैरह जो वो साफ करें, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, नाक पे, कान पे, मुंह पे यदि कोई मिट्टी लगी हुई है तो वो साफ करो ताकि सांस लेने के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब आपने उसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकालते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है या फिर सबसे बड़ा इश्यू सबसे पहले क्या होता है कि उसके जो फेफड़े हैं उसके अंदर पानी भर जाता है, लंग्स के अंदर जब वाटर जो है वो भर जाता है, पानी भर जाता है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो सामान्यतः पता ही आपको क्या करते हैं, पीठ के बल लिटाकर और जबरदस्ती से उसको दबाव जो वो दिया जाता है ताकि जितना भी पानी है वो सारा का सारा बाहर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि भी बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने मिट्टी वगैरह साफ करेंगे, तो फेफड़ों के अंदर जो पानी भर गया है उसको बाहर निकालने की कोशिश जो है हम करेंगे, ठीक है। फिर हम जो उसकी ब्रीदिंग सिस्टम को चेक करेंगे, श्वास को चेक करेंगे, क्या उसको सांस ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि श्वास ढंग से नहीं आ रहा है तो फिर ब्रीदिंग जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो होती है, कृत्रिम श्वसन जो है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब कृत्रिम श्वसन की 3-4 विधियां हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। और कृत्रिम श्वसन की एक विधि तो जो कि आप सबको ही पता है, जो कि सबने मूवी के माध्यम से देखी होगी, मुख्य से मुख्य विधि वो पता ही है, बाकी तो क्या पता कुछ भी पता हो कि नहीं हो, फिल्म की स्टोरी भी आपको याद हो कि नहीं हो, है ना, ये चीज तो आपको पता ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पानी से बाहर निकाला, मिट्टी वगैरह साफ की, फिर जो फेफड़ों में पानी भर गया था उसको, पानी भर जाता है उसको बाहर निकाला जाता है और श्वास को चेक किया जाता है। यदि श्वास में लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो वो दी जाती है, ठीक है। अब यदि व्यक्ति ठीक ठाक हो चुका है उसके बाद कुछ गर्म जो लिक्विड दिया जा सकता है, गर्म चाय दे सकते हो, गर्म कॉफी दे सकते हो, पानी दे सकते हो, ठीक है। तो गर्म जो पेय पदार्थ जो वो दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से जो डूबते हुए व्यक्ति को बचाया जाता है, या फिर यूं कहें कि डूबते हुए व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार जो वो किया जाता है, ठीक है। तो ये उसका पूरा का पूरा मेथड होता है जल में डूबते हुए व्यक्ति का। बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर क्या हमने बात की थी भी कृत्रिम श्वसन की विधियां। कृत्रिम श्वसन की कई अलग अलग विधियां होती है। एक होती है शेफर विधि, अलग अलग नाम है, अलग अलग जिनके नाम जिन्होंने इसको खोजा था उनके नाम पर जो इसको रखा गया। नेक्स्ट ही बढ़ लेते हैं, ठीक है, देख ही लेते हैं चलो इसको एक बार ना।
देखो ड्राइंग पर्सन, जल में डूबना, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने से पहले ध्यान रखना ठीक रहता है कि बचाने के दौरान स्वयं को खतरे में न डालें, इसलिए बचाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखें। सबसे पहला, ही और शी कैन बी पुल्ड एंड ब्रॉट टू द शोर बाय होल्डिंग द हेयर और क्लॉथ ऑफ द ड्राइंग पर्सन, कि जो व्यक्ति डूब रहा है उसके बाल पकड़कर या फिर उसके कपड़े पकड़कर जो है वो बाहर की तरफ उसको लाया जा सकता है। ठीक है। रोगी को पानी से बाहर निकालने पर श्वसन क्रिया पर ध्यान दे, क्योंकि फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है। फेफड़ों में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए पीठ के बल लिटाकर जो है पीठ को दबाया जाए, ताकि जितना भी पानी है वो बाहर आ जाए। ठीक है। उसके बाद डूबता हुआ व्यक्ति कई बार क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है या अर्धमूर्छित हो जाता है, यानी कि अनकॉन्शियस जो है वो हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए रोगी को कृत्रिम श्वास जो है वो दिया जाना चाहिए, और कृत्रिम श्वास के बाद रोगी को गर्म चाय या फिर कॉफी दी जानी चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कृत्रिम श्वास की विधियां। कृत्रिम श्वसन की विधियां, देखो कृत्रिम श्वसन की 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है। कौन कौन सी? 3 की बजाय भी कह सकते हैं 4 विधियां होती है, एक और विधि भी है। 4 विधियां होती है। एक होती है शेफर विधि। कौन सी विधि? शेफर विधि। एक जो कि आपको सबको पता है वो है मुख से मुख विधि। एक है सिल्वेस्टर विधि, और एक है होल्गर निल्सन विधि। ठीक है। ये 4 विधियों से कृत्रिम श्वसन जो है वो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो है उसके लिए यूज की जाती है। कौन कौन सी? शेफर विधि, ये जिन्होंने इस विधि का इजाद किया था उनके नाम पर जिनके नाम जब वो रखे गए हैं। तो पहला शेफर विधि, दूसरा है आपके मुख से मुख विधि, तीसरा है सिल्वेस्टर विधि, और चौथा है होल्गर निल्सन विधि। ठीक है। पहले मुख से मुख विधि जो सबसे आसान है, कि मुख को मुख के साथ लगाकर जो है वो श्वसन जो वो दिया जाता है, कृत्रिम श्वास जो वो दी जाती है। ठीक है। शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि और होल्गर निल्सन विधि थोड़ी सी अलग है। इनको हम डायग्राम के थ्रू जो देख लेते हैं। डायग्राम हमारे क्या थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, तो उनको देख लेना थोड़ा सा ना। सबसे पहले शेफर विधि। शेफर विधि के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से पीठ के बल जो है व्यक्ति को लिटा दिया जाता है। एक व्यक्ति जो है यहाँ पर आके बैठ जाएगा, और पीठ को जिस प्रकार से फेफड़ों से पानी निकाला था उसी प्रकार से जो है वो श्वसन जो है वो दिया जाएगा। उसको बार बार से इस प्रकार से दबाया जाएगा ताकि वो एकदम से उठे, और श्वसन जो विधि है वो उसकी सुचारू रूप से चलने लगे। तो ये तो कौन सी होगी? आपके शेफर विधि होगी, जिसमें पीठ के बल लेटा दिया गया। हो सकता है कि आपसे इतना डिटेल के अंदर नहीं पूछे, क्योंकि 5 नंबर और 2 नंबर से ज्यादा के वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं। फिर भी एग्जाम्पल के लिए पूछ सकते हैं, कृत्रिम श्वसन की विधियों के नाम बताओ। तो 4 विधियां हैं, नाम भी आपको पता है तो भी काम चल जाएगा। कौन कौन सी? शेफर विधि, मुख से मुख विधि, सिल्वेस्टर विधि और होल्गर निल्सन विधि। पर यदि हमने पढ़ रखी है तो कई बार क्या है कि जब सब चीजें देखी हुई ना अच्छे से, तो नाम आसानी से याद हो जाते हैं। तो शेफर विधि के अंदर इस तरीके से होता है, पीठ के बल लेटाकर और व्यक्ति बार बार पीठ को दबाता है और श्वसन क्रिया को सुचारू करने का प्रयास जो वो करता है। यह है सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड में क्या होता है, पीठ के बल नहीं लिटाते, सीधे लिटाते हैं, और एक व्यक्ति जो इनके कंधों के पास में आके जो बैठ जाता है, और इस प्रकार से जो चेस्ट है उसको दबाया जाता है। पहले चेस्ट को दबाएगा, फिर व्यक्ति हाथों को जो है यूं आगे पीछे करेगा। ठीक है। सबसे पहले चेस्ट को दबाएगा और श्वसन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और फिर हाथों को आगे पीछे करेगा और वापस चेस्ट को दबाएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? यूं करेगा, फिर वापस हाथ को यूं लेके आएगा, फिर वापस यूं करेगा, फिर वापस यूं करके दबाएगा, फिर वापस यूं लेके आएगा। इससे ताकि श्वसन क्रिया जो है वो ढंग से चल सके, और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि सांस जो है वो ढंग से आनी शुरू नहीं हो जाए। इसको क्या कह देते हैं हम? सिल्वेस्टर मेथड कह देते हैं। ओके। फिर आ गया होल्गर निल्सन विधि। होल्गर निल्सन विधि जो है वो इन दोनों का मिश्रण है। इसके अंदर पीठ के बल लिटाते हैं, इसके अंदर भी पीठ के बल जो वो लिटाते हैं। इसके अंदर जिस प्रकार से हाथों को आगे पीछे करवाते हैं वैसे इसके अंदर भी करवाते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लिटा लिया, पीठ को दबाया, हाथों को आगे पीछे करवाते हैं। इसके अंदर जैसे हमने इसमें देखा था, इसमें भी हाथों को आगे पीछे जो वो करते हैं, और इस प्रकार से होल्गर निल्सन विधि। और मुख से मुख विधि की यहाँ पर फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कृत्रिम श्वसन की 4 विधियां होगी। इसके अलावा बच्चों में भी लगभग इसी मेथड का जो यूज किया जाता है। ओके।
ये लिखी हुई इसका मेथड लिखा हुआ है। शेफर विधि के अंदर क्या करते हैं, रोगी को पीठ के बल लिटाए, एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठकर पीठ को लगातार दबाए जब तक कि पूरा पानी जो मुंह से बाहर न निकल जाए और श्वास लेना वो शुरू न कर दे, तब तक ऐसा करना होता है शेफर विधि के तहत। ठीक है। सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि में रोगी को सीधा लिटाया जाता है, तकिए को कंधे के नीचे रखे, एक अन्य व्यक्ति उसके पीछे बैठकर रोगी को कोहनी से पकड़कर हाथों को आगे पीछे खींचे। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक कि रोगी सांस लेना शुरू न कर दे। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इतना डिटेल के अंदर ये चीजें याद नहीं रहे कि एग्जैक्ट प्रक्रिया क्या होती है तो कोई बात नहीं, कम से कम विधियों के नाम याद रख लेना, इतना भी आप याद रखो सफिशिएंट है। ठीक है। बाकी आपको पता ही होता है कि पीठ के बल लिटा दिया, है ना, पीठ को दबा दिया, इस प्रकार से करना होता है। ठीक है। और फिर होलगर, नल्सन विधि और मुख से मुख विधि। ठीक है। ये 4 विधियां थी, 4 विधियों की आपको फोटो दिखा दी, कैसे कैसे करता है वो समझा दिया, प्रक्रिया समझा दी, और इसके अंदर थोड़ा सा लिख के दे दिया, अभी कुछ पॉइंट लिखना हो तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये हमारा टॉपिक हो गया जल में डूबना से रिलेटेड। ठीक है। जल में कोई व्यक्ति डूबता है तो उसका प्राथमिक उपचार कैसे किया जाए, व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, है ना, मिट्टी साफ की जाए, फेफड़ों में से जो पानी भर गया है वो बाहर निकाला जाए, कृत्रिम श्वास दिया जाए। कृत्रिम श्वास की विधियां देख ली, 4 विधियां होती है, शेफर विधि, मुख से मुख विधि, होलगर निल्सन विधि और सिल्वेस्टर विधि। ठीक है। फिर व्यक्ति ठीक हो गया तो उसको गर्म पदार्थ, चाय, कॉफी जब वो दी जा सकती है। तो ये हमारा टॉपिक था। एक लास्ट बचता है नक्सीर, नोज लिड। ठीक है। यदि बहुत गर्मी है ना, तो इस स्थिति के अंदर कई बार क्या नाक से खून जब आना शुरू हो जाता है, जिसको हम नक्सीर कह देते हैं, नाक के माध्यम से खून जब बाहर आता है, क्या कह देते हैं उसको, नक्सीर कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, तो यदि नक्सीर है तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, तो देखो नक्सीर हो क्यों रही है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नाक की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो पैरों को गर्म पानी के अंदर रखना चाहिए। सामान्यतः क्या करते हैं, पैरों को गर्म पानी में रखते हैं। पैरों को गर्म पानी में रखने से क्या फायदा होता है, पैरों को गर्म पानी से रखने से क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ होता है। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन नाक की बजाय किधर हो जाएगा, पैरों की तरफ जो वो हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, कभी ये सब चीजें हो क्यों रही है, तो गर्मी वगैरह की वजह से होती है। इसलिए क्या करो कि ठंडे पानी का जो पट्टी है, ठंडे पानी की जो पट्टी है वो गर्दन पर रख दो, वो जो है वो चेहरे पर रख दो, है ना, वो जो है नाक पर रख दो। ठीक है। तो ठंडे पानी की जो पट्टी है वो रखी जाए गर्दन पर, चेहरे पर, नाक पर, ताकि थोड़ा ठंडा जो है उसको रिलीफ होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले पैरों को गर्म पानी में रखो ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ हो जाए। दूसरा, ठंडे पानी की जो पट्टी है वो नाक पर रखो, जो गर्दन पर रखो, माथे पर रखो। ठीक है। फिर अब जब वो नाक के अंदर खून आने से वो सब चीजें जो है, इसके बजाय फिटकरी के पानी से नाक को साफ करें। ठीक है। फिटकरी के पानी से नाक को साफ करें, नाक में जो खून जमा हुआ है वो फिर और नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, फिटकरी के पानी से नाक को साफ किया जाना चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ ठंडा पदार्थ जो है वो उसको दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और लेकिन इस बात का तो विशेष ध्यान रखिए कि गर्म पदार्थ जो वो नहीं दिया जाए, उनको कोई चाय कॉफी जो वो नहीं दी जानी चाहिए। तो ये हो गया नक्सीर के प्राथमिक उपचार। बात समझ आ गई। पैरों को गर्म पानी में रखें। दूसरा, ठंडे पानी की पट्टी भिगोकर जो वो बांध दे। तीसरा, फिटकरी के पानी से नाक को साफ करें। और चौथा, गर्म पदार्थ जो वो, गर्म पेय पदार्थ जो वो नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। ये हो गई नोज लीड। ठीक है। इसमें जो लिखा ही हुआ है आप इसमें से पढ़ सकते हैं। पैरों को गर्म पानी में डुबोएं, नाक, चेहरे, गर्दन पर ठंडे पानी से भिगोया कपड़ा बांधें, बर्फ के पानी में फिटकरी को भिगोकर नाक को साफ करें और रोगी को कोई भी गर्म पदार्थ जो वो नहीं दें। ठीक है। तो इस प्रकार से, और एक टॉपिक जो बचता है आपका हीट एग्जॉशन, जो कि खुद से करना है आपको, क्योंकि देखो ये सामान्य चीजें हैं, आपसे नहीं करवाए तो भी आपको आनी चाहिए हीट एग्जॉशन। ठीक है। तो ये आप खुद से करोगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना काफी है, जिसके अंदर हमने ये जो हमारा टॉपिक था खेलों में प्राथमिक उपचार, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सारी प्रकार की इंजरियां वगैरह पढ़ ली। आज की क्लास थोड़ी सी शायद लंबी हो गई है बाकियों की तुलना में, इसलिए अपन रिवीजन जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। आज की क्लास कितना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।